देखो, अपन चैप्टर 7 कर रहे थे। अपन कहाँ पे कर लिया था? चैप्टर 7 ये आहार के बारे में अपन ने जान लिया था। फिर विषाक्त भोजन कर लिया था, लक्षण कर लिए थे, उसकी परीक्षा कर ली थी। और पशु पक्षियों के खिला की जो परीक्षा होती है वो विषदाता के लक्षण, शरीर पर प्रभाव और चिकित्सा भी अपन ने देख ली थी। तो मैंने बोला था अब आप करेंगे अपन विरुद्ध आहार। इनकम्प्लीटेबल फूड मतलब एक तरीके से नुकसानदायक जहर की तरह काम करता है। तो क्या होता है विरुद्ध आहार? मैं आपको एक बात बता दूं, ये विरुद्ध आहार है ना, ये आपके फर्स्ट ईयर में तो है ही। देखो आ गया विरुद्ध आहार। सेकेंड ईयर में है, मतलब डिटेल में है। सेकेंड ईयर में यहाँ पे कम है, सेकेंड ईयर में डिटेल में ज़्यादा है, थर्ड ईयर में और ज़्यादा डिटेल में है, और फाइनल ईयर में भी है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप अब याद कर लो चाहे बाद में याद करो, लेकिन करना पड़ेगा और ये रिपीट होता रहेगा। तो अभी समझ लो इस चीज़ को। तो विरुद्ध आहार, विरुद्ध अन्य संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव से विरुद्ध होता है। अब ये यहाँ पे तो मैंने 4-5 लिखे हैं, जैसे कि संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव। आप जब सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे ना तो ये 18 प्रकार के होते हैं। तो 18 प्रकार से विरुद्ध आहार होता है कि 18 तरीके से आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हो। जैसे कि यह संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव। अब ये क्या हैं, कैसे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। जैसे कि संयोग है, दो ऐसी वस्तुओं को मिलाना, साथ में खाना कि जिनसे जहर तैयार हो। जैसे घी और शहद बराबर मात्रा में लेते हो तो आप शहद तैयार हो जाता है, तो संयोग किया आपने। संस्कार, संस्कार यानी क्या होता है कि नए गुणों का आधान करना। ठीक है, नए गुणों का आधान करना। तो संस्कार से क्या होता है, जैसे कि आप किस तरह से उसमें नए गुणों का आधान कर रहे हो। जैसे कि आप ना चरक में पढ़ोगे, संस्कार यानी होता है कि जैसे अरंड है ना, अरंड एक आपने सुना ना, इसमें तेल निकलता है जो तीव्र विरेचक होता है। तो उसकी लकड़ी में अपन मान लो कोई मांस लगा के भून रहे हैं, तो उस अरंड के लक्षण उस मांस में आ जाएंगे जो था ना तीव्र विरेचक। तो वो मांस दूषित हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा। तो आप जो मतलब उसको किस तरीके से पका रहे हो, बनाने में कोई गड़बड़ कर दिया आपने, तो संस्कार विरोध हो गया। अब देखो मात्रा विरोध क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मात्रा की वही है कि घृत और मतलब क्या बोलते हैं, घी और शहद की समान मात्रा। देश किस तरीके से है, देश को समझो आप इस तरह से कि देश जैसे कोई जंगल प्रदेश का है। ठीक है, जंगल प्रदेश तो समझते हो ना, मरु प्रदेश, जंगल प्रदेश जहाँ वायु बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो देश में क्या होता है कि मान लो वहाँ उष्ण है, पहले तो मोस्टली तो आप उष्ण में तो रहते ही हो, लेकिन उष्ण पदार्थों का सेवन कर रहे हो। आपका प्रकृति भी ऐसी ही है, आपका देश भी ऐसा ही है, और फिर भी आप उष्ण पदार्थों का सेवन कर रहे हो तो देश विरुद्ध हो जाएगा। अब है काल। अब काल से क्या समझते हो कि जैसे कि शीतकाल में शीत है और रुक्षादियों का सेवन, जैसे कि गर्मी, गर्मी में गर्मी उष्णता का सेवन कर रहे हो, ग्रीष्म ऋतु में भी आप उष्णता का सेवन कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके से विरुद्ध आहार है। अवस्था, अवस्था से क्या समझते हो आप कि जैसे कि कोई व्यक्ति व्यायाम कर रहा है। ठीक है, आप इसको अभी तो बस नाम बता रहा हूँ मैं ऐसे समझने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है आपको मन में कि ये क्या है, कि संयोग क्या है, संस्कार क्या है, मात्रा क्या है, देश है क्या है, काल क्या है, अवस्था। अब ये 18 तरह के हैं ऐसे। अभी फर्स्ट ईयर में डिटेल में नहीं है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अवस्था से क्या समझते हो, जैसे कोई व्यक्ति सारा दिन आराम करता है। ठीक है, वो बिल्कुल पड़ा रहता है, सोता रहता है, तो उसके कप वृद्धि है पहले से ही शरीर में, और वो फिर ऐसा भोजन कर रहा है, स्निग्ध वाला भोजन कर रहा है। तो अवस्था के विरुद्ध, जैसी उसकी अवस्था है बॉडी की, उसकी अवस्था के विरुद्ध। जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, तो उसके शरीर में मान लो वात बढ़ी हुई है, क्योंकि मेहनत करने से वात बढ़ती है। तो और वो रूखा सूखा भोजन खा रहा है, तो और ज़्यादा वो मतलब किस तरीके से हो जाएगा, अवस्था विरुद्ध। अब है स्वभाव। अब स्वभाव से आप क्या समझते हो, ये आप है ना धीरे धीरे समझ जाओगे। जो एक तरीके से स्वभाव में ही बेकार है, जैसे कि कोई खाना बेकार हो, मतलब कोई होता है ना स्वभाव, इसका तो खाना ही दूषित तैयार दूषित हो गया, बेकार हो गया, रखा रखा बेकार हो गया। तो इस तरीके से 18 प्रकार के बनते हैं, संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव। आपको कोई जरूरी नहीं है याद करने की, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए बता दिया मैंने कि वह भोजन विरुद्ध अन्न संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव से विरुद्ध होता है। मतलब इन सबके संयोग से ही विरुद्ध होता है। तो ये 18 प्रकार के हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस इंट्रोडक्शन के लिए एक दो नाम लिखे। इसको विष समान तत्काल मारक, ये जहर के समान तत्काल मारक होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति मर भी जाता है, या गर्भ विष के समान। गर्भ विष क्या होता है, जो धीरे धीरे मारता है व्यक्ति को, मतलब कालांतर में
गर्विष्ठ के समान कालांतर मारक माना जाता है। बोलते ना कि थोड़ा थोड़ा जहर खिलाओ व्यक्ति को। अचानक किसी को अगर अपने दुश्मन को मारना होता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले कि किसकी वजह से मरा। जैसे कि आज कोई व्यक्ति मान लो 100 ग्राम जहर से मरता है, तो उसको 1 ग्राम आज खिलाओ, 1 ग्राम धीरे धीरे उसके शरीर में जहर डालते जाओ, जिससे उसका शरीर कमज़ोर होता जाएगा और वो मर जाएगा लास्ट में। तो वो ये एक परिभाषा भी मत मानो, ये इंट्रोडक्शन है कि विरुद्ध अन्न संयोग संस्कार मात्रा देश काल अवस्था स्वभाव से विरुद्ध होता है। इनको इसको विष समान तत्काल मारक या गर्विष के समान कालांतर मारक माना गया। कहने का मतलब है तो कभी कभी हाई डेंसिटी हो जाती है, ऐसा जहर तैयार हो गया विरुद्ध आहार की वजह से तो आपको मार भी देगा, नहीं तो ये कालांतर मतलब गर्व इसके समान कालांतर में फ्यूचर में आपको मारेगा, आपको रोग उत्पन्न करके मारेगा, कैसे भी करके आपको मारेगा। अब इसकी परिभाषा देख लो, तो परिभाषा क्या है, विरुद्ध अन्न का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, वही परिभाषा है इसकी। जो कोई वस्तु शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर देती है मगर शोधन कर्म के समान शरीर के बाहर नहीं निकालती, विरुद्ध कहलाती है। अब इसको समझो, इसने बोला कि भाई जो कोई भी वस्तु, अब ये कोई वस्तु मतलब आहार, वह आहार मतलब वह विरुद्ध आहार शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर दिया। उत्क्लेशित का मतलब है वात को बढ़ा दिया, पित्त को बढ़ा दिया, कफ को बढ़ा दिया, मतलब दोषों को बढ़ा देती है अपने शरीर में, प्रकोपित कर देती है, मगर शोधन कर्म के समान शरीर से बाहर नहीं निकालती। मतलब शोधन कर्म क्या करते हैं, शोधन कर्म में भी दोषों को बढ़ाते हैं, लेकिन वो शरीर से बाहर निकालने के लिए बढ़ाते हैं और शरीर से बाहर निकाल भी देते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि ये बढ़ा तो देता है लेकिन शोधन कर्म के समान शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। अब वात पित्त कफ शरीर में मान लो बढ़ गया, मान लो कफ बढ़ा दिया, पित्त बढ़ा दिया या फिर वात बढ़ा दिया, तो रोग तो उत्पन्न होंगे ही ना, तो वो विरुद्ध कहलाती है, मतलब वह विरुद्ध आहार कहलाता है कि वह भोजन जो शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर देता है मगर शोधन कर्म के समान शरीर से बाहर नहीं निकालता, विरुद्ध आहार कहलाता है। आपको बस आहार लगा देना है, जो कोई वस्तु की जगह वह आहार, यहाँ पे विरुद्ध आहार कहलाती है, इतना सा चेंज कर देना है। ये विरुद्ध की परिभाषा बताइए, आप इसको विरुद्ध आहार लगा दो, ठीक है। कि जो कोई वस्तु शरीर में, मतलब वह आहार जो शरीर में दोषों को तो बढ़ा देती है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, वो विरुद्ध आहार है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। ओके, तो मुख्य उदाहरण इसके इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने एक साथ उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाओगे द्रव गुण पढ़ोगे, द्रव गुण में ये 10 नंबर में या 15 नंबर में या 20 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये 18 प्रकार थे ना, मैंने जैसे बताया कि देश काल मात्रा अग्नि संस्कार सात्यम देश, मतलब आपको रटने ही पड़ेंगे 18 प्रकार के, ठीक है। तो ये आपको जैसे देश काल अग्नि है ना, इस तरीके से मात्रा सात्यम दोष संस्कार वीर्य कोष्ठ अवस्था क्रम, ये इस तरीके से 18 हैं। कोई अलग अलग पूछेंगे वहाँ पे सेकंड ईयर में, क्योंकि चरक में है, तो चरक अपने फर्स्ट ईयर में है नहीं, अपन तो अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, तो अष्टांग हृदय में ओनली इंट्रोडक्शन है इसका, तो घबराने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई ये 18 प्रकार के, वो चरक संहिता में लिखे हुए हैं और चरक संहिता सेकंड ईयर में आती है। तो इसके उदाहरण क्या दिए अष्टांग हृदय में, चिलमिल मछली दूध के साथ। अगर आप चिलमिल मछली, एक मछली का है चिलमिल नाम की, ठीक है, जो व्यक्ति अगर बंगाल साइड के हैं, अपनी क्लास में हैं बंगाल के 1-2 स्टूडेंट, तो चिलमिल मछली दूध के साथ, मतलब मछली का सेवन कर रहे हो तो आप दूध का सेवन मत करो। अगर दूध का सेवन मछली के साथ करोगे तो आपको रोग उत्पन्न हो जाएंगे। दूध के साथ अम्ल द्रव, कभी आप दूध का सेवन कर रहे हो तो आप खट्टे पदार्थ साथ में मत खाओ, या फिर फल भी मत खाओ, जो भी है ना फल, जैसे मैंगो है, ये भी दूध के साथ मत खाओ। कच्चे मैंगो की बात कर रहा हूँ, आजकल तो आम रस पीते हैं पका मैंगो का। मधु घृत तेल वसा जल, इनमें से 2-2 या 3-3 या सभी एक साथ लेना। आप मधु घृत तेल वसा जल इन सबको एक साथ, या इनमें से 2-2, जैसे मधु और घी ले लिया, ठीक है, तेल और घी ले लिया, ठीक है, या फिर मधु तेल, मधु यानी हनी, शहद, घी और तेल एक साथ ले लिया, तो इन सबको एक साथ मत लो। कहने का मतलब ये है कि मधु घृत तेल वसा जल इनमें से 2 या 3-3 सभी एक साथ लेना, ये भी एक तरीके से विरुद्ध आहार है। क्या इसमें अगर कुछ मिलाओ एक्स्ट्रा, अगर आप मान लो मधु ले रहे हो, घृत ले रहे हो, इसमें तीसरी चीज़ मिलाओ, इनके अलावा तेल वसा जल के अलावा कोई तीसरी चीज़ मिलाओ, जैसे अदरक का रस मिला दिया अपन ने, कोई चूर्ण मिला दिया, कोई औषधि मिला दी, तब नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों ही आप ले रहे हो ओनली ये, तो आपको नुकसानदायक है, आपको रोग पैदा होंगे। तो ये विरुद्ध आहार में आते हैं। मधु घृत समान मात्रा में, अगर मधु और घी, मधु यानी शहद, शहद और घी समान मात्रा में लोगे तो विरुद्ध आहार है। घृत और मधु असमान मात्रा में भी वर्षा जल अनुमान से भी विरुद्ध आहार है। कहने का मतलब है आप घृत और मधु असमान मात्रा में ले रहे हो, मान लो 100 ग्राम अपन ने घी ले लिया, ठीक है, 200 ग्राम शहद ले लिया, असमान मात्रा में, और आप पानी से उसका सेवन कर रहे हो, मतलब वर्षा जल अनुपान, साथ में उसका सेवन करने के बाद में आप पानी पी गए, तो भी वो विरुद्ध आहार है।
आप ऐसे नहीं ले सकते डायरेक्ट मधु और घी को, तो साथ में आपको कुछ ना कुछ औषधि साथ में लेनी पड़ेगी। जैसे सीतोपलादी चूर्ण ले लिया आपने, या फिर अदरक का रस ले लिया आपने, और सारी जितने भी औषधियाँ, जितने भी क्वाथ है, मतलब जो भी लेना है, लेकिन आपको औषधि साथ में लेनी है। इन दोनों का सेवन नहीं कर सकते। ये सब विरुद्ध आहार के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई विरुद्ध आहार के उदाहरण लिखो, तो आपको ये जरूर लिखना है चिलमिल मछली दूध के साथ अम्ल द्रव, और ये लास्ट वाला जरूर लिखना है मधु घृत समान मात्रा में, घृत मधु असमान मात्रा में वर्षा जल अनुपान से। कहने का मतलब है कि आप असमान मात्रा में ले रहे हो, तो यहाँ पे लिख दिया कि मधु और घृत समान मात्रा में जहर के समान कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि मधु घृत असमान मात्रा में ले रहे हो, फिर भी अगर पानी के साथ ले रहे हो तो भी वो नुकसानदायक है। आपको अन्य चीज़ साथ में लेनी होगी, चाहे वो चूर्ण लो, चाहे वो आप अलग पदार्थ लो, ठीक है, लेकिन आपको पानी के साथ भी असमान मात्रा में नहीं ले सकते। ये थे विरुद्ध आहार। सर ये जो मधुग्रत वाला समझाया ये समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि इसको आप अगर शहद का और घी का सेवन करना है तो समान मात्रा में, दोनों को समान मात्रा में मत लेना, नहीं तो ये जहर बन जाता है। घी को और शहद को समान मात्रा में लाओगे तो वो विरुद्ध आहार बन जाएगा, ठीक है। घृत को मतलब घी को और मधु को असमान मात्रा में भी ले रहे हो, आप बोलोगे भाई समान मात्रा में मना कर दी, नहीं ले रहे, ठीक है, बात मान ली, लेकिन आप बोल रहे हो कि हम असमान मात्रा में ले रहे हो, मतलब अलग अलग मात्रा ले रहे हैं, घी की अलग ले रहे हैं, शहद की अलग ले रहे हैं, क्या फिर भी जहर बनेगा? हाँ बनेगा, अगर आप उसको पानी से लोगे तो, ठीक है। तो पानी के साथ नहीं लेना, आप उसको अदरक के साथ ले सकते हो, उसको चूर्ण के साथ ले सकते हो, ठीक है। अब क्लियर हुआ? सर तीसरा पॉइंट और बता दीजिएगा सर। तीसरा पॉइंट में ये जितने भी इसमें लिख रखा है ना, मधु यानी शहद, घी, तेल, वसा, जल, इन पांचों में से, ठीक है, इन पांचों में से दो दो का जोड़ा बना लो या तीन तीन का जोड़ा बना लो, इनको आपको एक साथ नहीं लेना। अगर लोगे तो आपको मतलब शरीर में रोगी पैदा हो जाएंगे, मतलब शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, आपको जहर के समान ये कार्य करेंगे। जैसे आपने शहद और घी ले लिया दो दो में, ठीक है, आपने तीन तीन में शहद, घी, वसा ले ली, ठीक है, चाहे आपने मधु, जल ले लिया, तो कितने के जोड़े बना दो? 5 संख्या है, उनमें से दो दो के जोड़े बना दो या तीन तीन के जोड़े बना दो, जितने बन रहे हैं। मधु के साथ आपने वसा जल जोड़ दिया, घी के साथ आपने वसा जल जोड़ दिया, तेल के साथ घी जोड़ दिया, शहद जोड़ दिया, ये जोड़े बना लो आप कैसे भी करके, कोई ज़रूर नहीं है किसके साथ कौन सा बना, बस तीन तीन के जोड़े या दो दो के जोड़े बनाओगे तब भी आपको ये जहर के समान कार्य करेगा। कौन बोल रहा है? बोलो। हेलो सर खाने में तो हम तेल के साथ में घी ले लेते हैं सर। हाँ, तो खाने में तेल घी तो थोड़ी खाते हो आप, उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, जीरा, कितनी सारी चीज़ें मिलाते हो। ओके सर। ये ओनली इनकी बात कर रहा है कि इनको ओनली नहीं ले सकते आप, घी और तेल को ओनली मिला के नहीं ले सकते आप। ऐसे खाते हो घी और तेल, सिर्फ घी और तेल ही खाते हो, कभी खाया आप आपने मिला के? नहीं खाया ना। आप उसमें कुछ ना कुछ दाल खाओगे, रोटी खाओगे, या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा, जो जितनी भी सब्जियां हैं वो खाओगे साथ में, तो कितनी सारी चीज़ें हो गई। ये ओनली इन चीज़ों की मना कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी यही बोल रहा है कि भाई घी को और शहद को बराबर मात्रा में और असमान मात्रा में भी नहीं खाना है। उसमें तीसरी चीज़ जरूर मिलानी चाहिए, चाहे वो चूर्ण हो जाए, चाहे वो अलग औषधि हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है। अब चिकित्सा देखो कि बमन विरेचन से शोधन करके शरीर का संस्कार, मतलब हाँ रजनी बोलो ना। ओके सर, ठीक है। देखो इसमें लिखा है चिकित्सा में, देखो बमन विरेचन से शोधन करके शरीर का संस्कार, कहने का मतलब ये है कि वमन कराओ और विरेचन कराओ। कहने का मतलब देखो यहाँ पे ये 200 को बढ़ा दिया था, इसकी परिभाषा में अपन ने देखा था कि जो कोई वस्तु शरीर में 200 को उत्क्लेशित कर देती है, मतलब वह हार जो 200 को बढ़ा देती है, उत्क्लेशित यानी बढ़ाना, जरूरत से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना, ठीक है, प्रकोपित कर दिया मान लो, तो उसको क्या करेंगे? बमन विरेचन से, बमन के माध्यम से यानी उल्टी करा करके, और विरेचन के माध्यम से उनको बाहर निकाल दो उन 200 को, ठीक है। ये प्रोसेस है, बमन और विरेचन कैसे करवाते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, वो अपन चैप्टर 16 और 17 में पढ़ लेंगे। मतलब शरीर का संस्कार या शरीर का शुद्धिकरण करवा दिया, फिर क्या करेंगे? उन 200 को मतलब बमन विरेचन से शरीर का शोधन कर दिया, शोधन यानी शुद्ध कर दिया, तो दोष बढ़े हुए तो बाहर निकल गए। और फिर क्या करना है? 2 प्रतिपक्षी आहार विहार, समन के लिए क्या करते हैं कि जो इसके जो उपद्रव हुए थे, जैसे कि मान लो वात बढ़ गया, अब वात शरीर में कुपित कर दिया, किसने? विरुद्ध आहार ने वात को कुपित कर दिया, तो उसके जो विरुद्ध आहार है कौन सा? भाई कफ बढ़ाने वाले, तो कफ बढ़ाने वाले आहार विहार उसको खिलाओ, मतलब समन कर दो उसका। फिर दूसरा ट्रीटमेंट
कुपित दोष के प्रतिपक्ष द्रवों से। वही बात है यहाँ पे, क्या प्रतिपक्ष आहार विहार, जो अपन ने भोजन किया था ना, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, प्रतिपक्ष आहार विहार कहने का मतलब है जो अपन ने भोजन किया था, जैसा भी अपन ने आहार खाया था जिससे अपने दोष कुपित हुए थे, तो उसके विपरीत जो आहार है वो सेवन करना है। और यहाँ पे कुपित दोष के, जैसे कि पित्त कुपित हो गया या वात कुपित हो गया, कफ कुपित हो गया, इनमें से जो दोष कुपित होता है, प्रकुपित होता है, ठीक है, उसके विपरीत आहार विहार आपको यहाँ पे सेवन करना। यहाँ दोष के अनुसार कर दिया, यहाँ आहार के अनुसार कर दिया, बात एक ही है अल्टीमेटली। कहीं से भी बात स्टार्ट कर लो कि आपको वो चीज़ खानी है जिससे जो दोष बढ़ा हुआ है वो दोष कम हो। कहने का मतलब ये है इन दोनों लाइनों का मीनिंग। इन दोनों लाइनों का मीनिंग एक निकलता है कि भाई आपको वो भोजन करना है शरीर को शुद्ध करने के बाद में जो दोष बढ़ा था ना, जैसे कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया किसी भी कारणवश से, आपने ऐसा भोजन किया था जिससे कि आपको वात दोष बढ़ गया, आपने उसका बमन करवा दिया, विरेचन करवा दिया, आपने बस्ती भी करवा ली, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सब कुछ शांत हो गया, शरीर शुद्ध हो गया। अब उसके बाद में ऐसा भोजन करना है जिससे वो बात कम हो सके, ये इसकी चिकित्सा हो गई, ठीक है। अब देखो विरुद्ध आहार योग्य शरीर, तो कौन व्यक्ति है जो विरुद्ध आहार सेवन कर सकता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, उसको कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो विरुद्ध आहार योग शरीर का मीनिंग है कि कौन सा व्यक्ति विरुद्ध आहार कर सकता है। व्यायाम, जो व्यक्ति व्यायाम करता है डेली वो विरुद्ध आहार कर सकता है, क्योंकि उसकी पाचक अग्नि श्रेष्ठ रहती है। दीप्त अग्नि, जिसकी अग्नि प्रबल है, जो खाना पचा सकता है अच्छी तरीके से, वो बोलता है ना कि मेरे कुछ नहीं होता है, मैं खा लेता हूँ, ला रहे कुछ भी ला और मैं खाऊंगा, सब खाऊंगा, मैं दही भी खाऊंगा, मैं दूध भी पीऊँगा, मैं फल भी खाऊंगा, सब खाऊंगा मैं, तुम तो ले आओ बस, क्योंकि उसकी दीप्त अग्नि है, वो पचा जाएगा सबको। स्निग्ध शरीर मतलब एक तरीके से मजबूत शरीर है, स्निग्ध शरीर है, उसकी कटकाटी अच्छी है, उसमें देखो व्यायाम भी है, दीप्त अग्नि भी है और स्निग्ध शरीर है। स्निग्ध शरीर में ये है कि एक तरीके से उसके स्निग्ध यानी एक तरीके से घी से समझो, उसका मतलब कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा उसकी बॉडी में, वो आराम से पाचक होकर बाहर निकल जाएगी। स्निग्ध शरीर वाले बलवान को विरुद्ध आहार भी नुकसान नहीं देता, और जो व्यक्ति बलवान है, ताकतवर है, उसको विरुद्ध आहार कोई नुकसान नहीं करता। कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। आयुर्वेद में साफ लिख दिया कि आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आप व्यायाम करो, ठीक है, आप बलवान रहो। ऐसे नहीं कि आप पहले से कमज़ोर हो, पहले से रोगी हो, आपकी अग्नि है नहीं, आपको कुछ पछता नहीं है और आप उल्टा सुल्टा खा रहे हो, तो आप रोगी तो बनोगे, सिंपल सी बात है। आपको अगर रोगों से बचना है तो आप व्यायाम करो, अपनी व्यायाम करने से अग्नि दीप्त हो जाएगी और बलवान बन जाएगा आपका शरीर और स्निग्ध शरीर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विरुद्ध आहार भी आप जैसे कि बोलते ना कि भाई मैं तो ये खाता हूँ, खा भाई, किसने मना किया, लेकिन व्यायाम कर साथ में। अब जैसे हीरो हीरोइन है वो बोलते हैं हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन शाम को जिम भी तो करते हैं, एक्सरसाइज भी तो करते हैं, तो एक्सरसाइज करो टाइम से टाइम, आप कुछ भी खाओ, कोई मनाही नहीं है। ये विरुद्ध आहार आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप चाहे आप दिन में गर्मी में कुछ भी खाओ, सर्दियों में कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो दिनचर्या रूटीन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये विरुद्ध आहार योग शरीर है। 2 नंबर में आ जाता है कि कौन कौन व्यक्ति विरुद्ध आहार का सेवन कर सकता है। तो व्यायाम, दीप्ताग्नि, स्निग्ध शरीर वाले और बलवान को विरुद्ध आहार का भी नुकसान नहीं देता। अब देखो अपत्य त्याग विधि। अपत्य त्याग विधि का मीनिंग क्या है? जैसे कि आप दारू पीते हो, ठीक है, या फिर आप नशा करते हो, ठीक है, आप ऐसा भोजन करते हो जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ना चाहते हो, आप उसको दूर रखना चाहते हो कि नहीं मुझे इसको छोड़ना है। आपकी कोई गलत आदत है, ठीक है, आप कोई ऐसी गलत आदत करते हो जिससे आपको शरीर को नुकसान हो रहा है, तो उसको त्यागना है। तो मतलब अपत्य यानी जो बेकार हो, मतलब आपके लिए नुकसानदायक हो, जो रोग उत्पन्न कर रही हो, उसको आपको त्यागना है। तो क्या विधि है, किस तरीके से इसको त्याग सकते हैं, किस तरीके से इसको दूर कर सकते हैं, वो इसका मीनिंग है। तो अभ्यास से सात्यम में हुए अपत्य को चतुर्थांश षोडांश से छोड़ें, इसी अंश से पत्य को ग्रहण करना चाहिए। अब समझो, इसको समझना बहुत इजी है। जैसे कि आपको बहुत ऐसे बोलते ना कि नुकसान, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि दारू पीने का शौक है, ठीक है, नुकसान है, आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ मैं, तो मुझे इसको छोड़नी है, लत है। तो ये बोलता है कि क्या इसकी क्या विधि है, कैसे छोड़ सकते हैं? तो अभ्यास से सातम्य हुए। अभ्यास से सातम्य हुए का मीनिंग है कि आपने धीरे धीरे दारू पीना स्टार्ट किया था, दोस्तों के कहने पे दारू पीना स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छी लगने लगी और आप डेली पीने लगे। जैसे कि हॉस्टल में स्टार्ट हो जाते हैं ना बच्चे, हॉस्टल में आज 1 पैक पिया, फिर धीरे धीरे 2 पैक पिए, फिर 1 बोतल पीने लग गए, फिर डेली पीने लग गए, तो नुकसान तो होगा, आपका लीवर, आपका किडनी, ठीक है, किडनी, ठीक है, सब डैमेज होने लग जाएगा। तो आप उसको छोड़ना चाहते हो। ये बोल रहा है कि अभ्यास से,
सातम्य हुए, सातम्य यानी आप उसको पचा जाते हो अच्छी तरीके से। अपत्य को जो नुकसानदायक है उसको चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा उसका छोड़ो, और षोडांश उसके 16 हिस्सा कर लो, मतलब चार उसके चार ग्रहण करने के कुछ ऐसे हैं। इसको मतलब कोई जरूरी नहीं है षोडांश ही क्या है, इसको काट दूंगा मैं इस वर्ड को, चतुरांश से छोड़े ये सही डायरेक्ट, ये षोडांश में हटा दूंगा, ठीक है। तो चतुर्थ अंश से छोड़े, कहने का मतलब है कि चौथा हिस्सा छोड़े, ऐसे नहीं कि एक साथ छोड़ दी पूरी, आज से मैंने बोल रही कि मैं ये छोड़नी है दारू और एकदम छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। आपको मतलब वो विड्रॉल सिस्टम होता है ना एक तरीके से, आपके मतलब चक्कर आने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। नशे वाले व्यक्ति देखे ना आपने, उनको एक दिन नशा नहीं मिलता तो वो कैसे तड़पते हैं, वैसी स्थिति हो जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब है कि अभ्यास से सातम हुए अपत को चतुर्थ अंश से छोड़े, थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, और इसी अंश में पत्त को ग्रहण करना है, और इसी अंश में जैसे कि इसी क्रम में आपको अच्छी चीज़ें अपनानी है। जैसे कि आप दारू की जगह आप, ठीक है, फलों का रस ले सकते हो, जूस ले सकते हो, ठीक है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से अपनाना है। तो एग्जांपल देखो, जैसे कि आज फर्स्ट डे है, ठीक है, आज फर्स्ट डे है, आपने क्या किया, 100% आप दारू पीते हो, कोई टेंशन नहीं। फिर आपने नेक्स्ट डे क्या किया, 75% दारू पी, 25% आपने फलों का रस पिया, तब भी देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो इसमें लिख रखा है इसी अंश से पत्त का ग्रहण करना चाहिए, मतलब जो अच्छा है उसका ग्रहण करना चाहिए, जो आप आदत अपनाना चाहते हो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो 75% दारू पी, 25%, देखो मैं दारू इसलिए बोल रहा हूँ, आप जल्दी समझते हो, बुरा मत मानना, ठीक है। कोई बहुत से बच्चों को एलर्जी होती है, मेरे को एलर्जी है दारू से, लेकिन एक समझने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो ज़्यादा ऑकवर्ड फील मत होना, ठीक है। तो ये 75% आप पी रहे हो, फिर आपने 25% कम कर दी, कहने का मतलब है कि पहले 100 थी, अब उसमें 25% कम करके आपने 75% दारू पिए और 25% आपने फलों का रस पी लिया। अब अगले दिन आओ, अगले दिन क्या कर दिया, 25% फिर कम कर दी, तो 50% दारू 50% जूस, यहाँ पे बढ़ा दी, पत्त को बढ़ा दिया ना। अब फिर अगले और दिन जो दारू थी 25% रह गई, जो जूस था वो 75% हो गया, ठीक है। फिर चौथे दिन क्या हुआ, आप दारू को पूर्णतः छोड़ दोगे और जो जूस पीने लग जाओगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको छोड़नी है, ऐसे एक दिन में ही नहीं छोड़नी। तो लास्ट में जाके फिर पत्ते 100% हो जाता है, मतलब अच्छी चीज़ 100% आ जाती है, मतलब पूरा जूस आने लग जाता है आपके, मतलब जूस पीने लग जाते हो आप दारू को छोड़ चुके हो। तो ये होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है ना षोडांश, तो 4 दिन ये काम करो, 75 फिर 4 दिन ये काम करो, फिर 4 दिन ये काम करो और 4 दिन ये काम करो, तो 16 षोडांश में इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो चतुर्थ अंश में 4 दिन, तो 4 दिन को इसमें काम करना है, 4 दिन को इस दिन में काम करना है, 4 दिन को इसमें इस तरीके से, और 4 दिन लास्ट में इस तरीके से, फिर फाइनली आप 100% यहाँ पे पहुँच जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है वो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन 4 दिन में तो इतना जल्दी कोई नहीं कवर करता, बॉडी भी तैयार नहीं हो पाती। तो इसलिए षोडांश आया है कि भाई 4 दिन ये, 4 दिन ये, 4 दिन ये, 4 दिन ये, तो ये इस तरीके से फाइनल स्टेज पे पहुंचना है। तो क्लियर ये बात? हेलो, यस सर, यस सर। ओके। तो देखो आचार्य कहते हैं धीरे धीरे अपत्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे ही पत्य का सेवन करना चाहिए। तो अपन ने यहाँ क्या किया भाई, 4 दिन अपन ने मात्र 25% ग्रहण किया था पत्य और 25% छोड़ा था, फिर फिर अगले 4 दिन 50% किया, फिर अगले 4 दिन 25 और 75% किया, लास्ट में 100% में। तो बोलते हैं आचार्य कहते हैं कि धीरे धीरे अपत्य को मतलब धीरे धीरे जो नुकसानदायक है उस चीज़ को छोड़ो, और धीरे धीरे ही जो अच्छी है अपने लिए अच्छी है उसको अपनाना चाहिए। अब एक लाइन आती है, क्रमणे अपचिता दोषा क्रमणे उपचिता गुणा, अर्थात क्रम से दोषों को घटाते हुए और क्रम से ही गुणों को ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो बुराइयां है, जो आपकी मतलब जो बैड हैबिट्स है उसको धीरे धीरे ही छोड़ना चाहिए। अगर एक टाइम पे छोड़ोगे तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं, विड्रॉल सिस्टम क्या वो लक्षण पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो अर्थात क्रम से दोषों को घटाते हुए क्रम से ही गुणों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सहसा त्यागा अपत्य व सासा ग्रहण पत्य भी रोग का कारण होता है। अब यहाँ पे बोलोगे ठीक है आपको हैबिट है, आपने मान लो दारू पीने की हैबिट है, आपने उसको छोड़ दी तो आपके जो आवाज नहीं आ चक्कर रही। आएंगे ना, हाथ पैर कांपेंगे, वो तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक लिख रखा है कि सहसा अचानक से ग्रहण पत्य जो अच्छा है वो भी आपको रोग पैदा कर सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं जहाँ पे रहता था ना पहले, जहाँ पे किराए पे रहता था, रूम लेके रेंट पे रहता था, वो एक आंटी जी थी,
तो मैंने एक दिन क्या किया, उनको गांव से शुद्ध जो होता है ना गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध ला के दिया। तो उन्होंने दूध पिया, तो उनको क्या हो गया, लूज मोशन हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी शुद्ध पिया ही नहीं था पूरे जीवन में, वो अशुद्ध ही पी रहे थे। मार्केट का दूध लेके आते वो पीते, क्योंकि उनको वो सात्य में हो गया था, मतलब वही अच्छा लगने लगा था। और सहसा मैंने अचानक से क्या किया एक दिन, सहसा यानी अचानक से ग्रहण पत्त, मैंने उनको अचानक से शुद्ध दूध ला के दे दिया। तो उनको वो पचा ही नहीं, क्योंकि वो हैवी होता है, उनमें कि पानी मिला नहीं था। उन्होंने सोचा, उन्होंने गाँव से आया तो उन्होंने वैसे के वैसे पी लिया। तो जो पत्य चीज़ है, जैसे बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ना कि मैं जूस नहीं पीता, और उसको दारू पच जाती है लेकिन जूस नहीं पचता, क्योंकि उसने कभी पिया ही नहीं। तो अचानक से जूस पिलाओगे तो कैसे पचेगा, बॉडी तैयार ही नहीं है उसके लिए। तो ये बोलता है कि कोई भी अच्छी चीज़ को भी अपनानी है ना, तो सिस्टमेटिक तरीके से अपनाओ, धीरे धीरे अपनाओ। समझ में आई ये बात को? ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को, जैसे एक देसी घी है, शुद्ध घी, भैंस का शुद्ध घी है, अगर उसको आप उसके रोटी लगा के दोगे तो वो खा ही नहीं पाएगा, उसको पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने मार्केट का जो नकली घी आता है ना वो खाया पूरी ज़िंदगी भर। तो शहर के लोगों की बात बता रहा हूँ मैं ऐसे, उन्होंने क्या मार्केट का घी खाया, उनको वही अच्छा लगता है। आप किसी दिन अच्छा घी ला के दे दो तो वो बोल देगा कि हाँ ये तो बेकार है, हमारे पच ही नहीं रहा, इससे तो हमारे बच्चे बीमार हो गए। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल देखा कि एक जो ग्वाला है, ठीक है, वो डेली पानी मिला के देता, 2 साल से पानी मिला के दूध पिला रहा था पूरे मोहल्ले में। फिर एक दिन उसका बेटा था, गया, उसने पानी नहीं मिलाया और दूध दे के आ गया। तो उस दिन सारे मोहल्ले वाले उसके मतलब बीमार हो गए उस दूध की वजह से, क्योंकि उन्होंने शुद्ध दूध पिया उस दिन। एक दिन शुद्ध दूध मिला तो उनको सारे बीमार हो गए, क्योंकि वो पचा ही नहीं उनसे, हैवी दूध होता है शुद्ध। तो जैसी हैबिट होती है ना, वैसा बन जाता है शरीर अपना। तो आपको किस तरह का खाने की हैबिट है, अच्छा खाने की हैबिट है, बुरा खाने की हैबिट है, डिसाइड करो और फिर अच्छी चीज़ें अपनाओ धीरे धीरे। ठीक है। तो ये अपत्य त्याग विधि है। अब स्टार्ट करते हैं निद्रा, स्लीप। ठीक है। मैं क्लास एक बार डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन होना ना। ओके।